नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो सीयूईटी मैम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पार्ट ए के लिए हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है उसको आज कवर करेंगे, जो कि आपकी इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है, जो कि आपके पार्ट ए को ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा पार्ट ए के लिए बेसिकली। और फिर उसके बाद जो है और भी ऐसे ही टॉपिक्स हम अपने चैनल पे लेते आते रहेंगे। तो अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल को विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ओके। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अगर ज्वाइन नहीं हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है लिंक दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला हमारा एमसीक्यू है, इन इंडियन इकोनॉमी द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजन अडॉप्टेड फ्रॉम। हमने इंडियन इकोनॉमी में जो सिंगल सिटीजनशिप है वो कहाँ से अडॉप्ट किया है? क्या इंग्लैंड से अडॉप्ट किया है, या फिर यूएसए से जो है अडॉप्ट किया है, या फिर आपके कनाडा से अडॉप्ट किया है, या फिर फ्रांस से? तो याद रखिएगा कि इंग्लैंड से हमने जो सिंगल सिटीजनशिप का जो है कंसेप्ट आपके अडॉप्ट किया है। जबकि फंडामेंटल राइट जो आपका है, ठीक है, फंडामेंटल राइट वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? आपके यूएसए से। ठीक है। ओके। और आपका जो फेडरलिज्म है, जो आपका फेडरलिज्म जिसमें हम देखते हैं कि कुछ पावर आपके जो है स्टेट को दी जाती है और कुछ जो है आपके गवर्नमेंट को दी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको दी जाती है, वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? आपके कनाडा से हमने अडॉप्ट किया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखेंगे एमसीक्यू आपके पेपर से रिलेटेड। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड विद बाई। आपके जो है फर्स्ट टाइम जो आपके बेसिकली फेडरल स्ट्रक्चर है वो कहाँ से जो है स्टार्ट हुआ था? क्या ये आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 से 1909 से स्टार्ट हुआ था, या फिर आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947? तो याद रखिएगा, जो फेडरल स्ट्रक्चर है आपके देश में, फेडरल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? यानी हम ये जो आपका स्टेट को अलग पावर होगा, ठीक है, स्टेट अगर आपका अलग उसके पास पावर्स होगी, सेंट्रल के पास अलग पावर्स होंगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम फेडरल स्ट्रक्चर में ये सारी चीज़ें देखते हैं, और वो ये आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पुट फॉरवर्ड किया गया था। और याद रखिएगा कि 1935 का एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहीं से हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी आपके लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा वो थर्ड जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कम्प्लीटेड ऑन। जो आपका जो ड्राफ्टिंग है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कब आपके पूरा हो चुका था? क्या ये 26 जनवरी 1950 को पूरा हुआ था? क्या 26 दिसंबर 1900 जो है आपके 49 को पूरा हुआ था, या फिर 26 दिसंबर 1949, या फिर 30 दिसंबर 1949? तो याद रखिएगा कि ड्राफ्टिंग जो हमारी कंप्लीट हुई थी वो 26 नवंबर 1949 को जो है कंप्लीट हो गई, 1949 को कंप्लीट हुई थी। और हम जो है आपके बेसिकली रिपब्लिक जो बनते हैं वो इस दिन के लिए बनते हैं, इस दिन के बाद से हम जो है रिपब्लिक कहे जाते हैं। ठीक है। आपके 26 जनवरी को, यानी इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या किया गया था? अडॉप्ट किया गया था। और इस दिन हमारा जो है ड्राफ्टिंग स्टार्ट मतलब आपकी कंप्लीट हो गई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है, याद रखिएगा, कौन थे? चेयरपर्सन आपके थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है, इसी वजह से जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ था क्या? ड्राफ्टिंग का काम। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर इसी वजह से आपका सी करेक्ट है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके, क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है उसको देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? ओके, थर्ड तो हमने कंप्लीट किया, अभी हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलेंगे। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो परमानेंट मेंबर है वो कौन बना था आपका? टेम्परेरी मेंबर तो 2 दिन के लिए आपके बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पर जो परमानेंट आपके मेंबर थे, क्या वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और या फिर आपका बी आर अम्बेडकर? बी आर अम्बेडकर, याद रखिएगा, ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी उसके चेयरपर्सन थे। ठीक है, ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी उसके चेयरपर्सन आपके बी आर अम्बेडकर थे। राजेंद्र प्रसाद, आपके याद रखिएगा कि जो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो आपके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये हमारे जो है प्रथम जो है प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर आपके कौन बनते हैं? याद रखिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यही हमारे जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रेसिडेंट भी बनते हैं। ठीक है, यहाँ से ये सारे पॉइंट याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हमारे चेयरपर्सन कौन थे? परमानेंट चेयरपर्सन आपके
याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पर जो है आपके टेम्परेरी कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा यहाँ पर आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बने थे फर्स्ट टाइम टेम्परेरली। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पब्लिक ऑर्डर एज एन आइटम इन कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर। आपको पता है कि आपके देश में जो है, अगर हमारा जो बेसिकली लिस्ट होता है वो तीन तरीके के लिस्ट होते हैं। एक हमारा यूनियन लिस्ट होता है, एक आपका स्टेट लिस्ट होता है, एक आपका कनकरेंट लिस्ट होता है। यूनियन लिस्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या फिर यूनियन गवर्नमेंट होती है वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। स्टेट लिस्ट में स्टेट सारे जो है आपके रूल्स एंड रेगुलेशन लेजिस्लेशन करेगी। कंकरेंट लिस्ट में बेसिकली दोनों को पावर्स होता है, आपके यूनियन और स्टेट को। ठीक है, ये दोनों आपके जो है बना सकते हैं। अब बोला गया है कि जो आपका पब्लिक ऑर्डर है वो किस लिस्ट में आपका आता है, तो पब्लिक ऑर्डर बेसिकली याद रखिएगा कि स्टेट लिस्ट में आएगा, जबकि यूनियन लिस्ट में आपका डिफेंस हो गया, ठीक है, आपके फॉरेन रिलेशन, ये सारे जो है आपके यूनियन लिस्ट में आएंगे। कॉन्करेंट लिस्ट में वो चीज़ें आएंगी जैसे आपका एजुकेशन, कॉन्करेंट लिस्ट में, जिसपे कि दोनों आपका मिल के क्या करते हैं, लेजिस्लेशन करते हैं आपके कनकरेंट लिस्ट में। ठीक है, तो ये जो है आपके बेसिकली डिवीजन आप देखने के लिए मिल रहा है आपके लिस्ट का कि कौन किस पे जो है आपके ऑर्डिनेंस या फिर आपका लेजिस्लेशन कर सकता है। तो अगर पब्लिक ऑर्डर की बात की जाए तो पब्लिक ऑर्डर आपकी किस लिस्ट में आ जाएगा, स्टेट लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर टैक्स भी आपका जो है किस लिस्ट में आता है, आपके स्टेट लिस्ट में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अ हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट इन लोकसभा। लोकसभा में सबसे ज़्यादा जो सीट्स है, जो ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ कि किसके पास है। क्या यहाँ पर महाराष्ट्र है, या फिर राजस्थान है, या फिर जो है वेस्ट बंगाल है, या फिर आपका राजस्थान है, वो यहाँ पर किसके पास सबसे ज़्यादा जो है सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। तो आपका महाराष्ट्र यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ सीट्स जो है महाराष्ट्र के पास 48 है, पर इसके पहले कौन है आपका, जो है यूपी। यूपी में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स आपके लोकसभा में है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि अगर ये ऑप्शंस में देखें तो महाराष्ट्र के पास सबसे ज़्यादा सीट्स है, पर लोकसभा में ओवरऑल सबसे ज़्यादा सीट्स आपके किसके पास है, यूपी के पास है। इसी वजह से यहाँ पर अभी ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका जो है ए ऑप्शन जो है करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। विच अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, ऑलरेडी मैं इसको बता चुकी हूँ आपको, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जो है आपके जो है ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरपर्सन थे। ड्राफ्टिंग कब पूरा हुआ था, 26 नवंबर 1949 को जो है आपकी ड्राफ्टिंग पूरी हो गई थी। और हमारा रिपब्लिक इंडिया कब बनता है आपका, जो जिस दिन आपका अडॉप्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो बनता है आपका 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर आपका इंडिया जो है रिपब्लिक बन जाता है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपका है इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया स्टार्ट फंक्शनिंग, किस साल से जो है फंक्शन करना स्टार्ट करती है। तो याद रखिएगा कि ये आपके 1947, ठीक है, से हमारा जो फंक्शनिंग है वो आपका स्टार्ट हो जाता है। पॉइंट समझ लेते हैं डिटेल में। इन ऑन जो है 29 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेट अप ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर चेयरपर्सनशिप of B.R. Ambedkar to prepare drafting constitution for India। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड द, यहाँ पर स्टार्ट होता है या अडॉप्ट करता है, पर पूछा गया है कि फंक्शनिंग कब आपका ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करना स्टार्ट कर देती है, 1949 में आपके दिसंबर में। ठीक है, यहाँ पर दिसंबर में पहली बार जो है बैठक आपकी होती है। और आपके सच्चिदानंद सिन्हा जो है आपके टेम्परेरी जो है आपके चेयरपर्सन रहते हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। बाद में 2 दिन बाद उनके जो है आपके राजेंद्र प्रसाद को जो है परमानेंट चेयरपर्सन आपके बना दिया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है वेयर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमिक जस्टिस हैव बीन प्रोवाइडेड एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। कौन से वाले में आपके बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बेसिकली इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है। तो अगर इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें तो क्या मेंटल राइट की बात की गई है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी मेंटल राइट नहीं है आपका। अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करें तो यस इसमें है आपका। ठीक है, फंडामेंटल राइट भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड एंड आपके फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है बेसिकली, उसमें हम बात करते हैं आपकी इकोनॉमिक जस्टिस की। ठीक है,
ये याद रखिएगा कि बेसिकली इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, इसको फॉलो करना इतना ज़्यादा अनिवार्य नहीं है आपके, जबकि फंडामेंटल राइट काफ़ी जो है ज़रूरी है। ये हमने किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। अब हमें ऑप्शन आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर एस जो है एमलगेमेशन ऑफ डाइवर्स सब्जेक्ट embarrassing the life of nation and include principles that are general statement of social policy, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी एंड सोशल इकोनॉमिक राइट की बात यहाँ पर की गई है। आर्टिकल कौन से लेके तहत आपके जो है फंडामेंटल आपके बेसिकली डीपीएसपी है, तो 41 से लेके 43A तक जो है आपके बेसिकली आपका डीपीएसपी इंक्लूडेड आपके कॉन्स्टिट्यूशन में।